इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 से। एस.सी. वर्मा। एस.सी. वर्मा SHM क्वेश्चन नंबर 8। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए। करा कंसीडर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी। करा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंसीडर कीजिए जिसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड टी। Calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to the amplitude। करा कि हाफ द एम्पलीट्यूड से टू द एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना समय लगेगा। अगर सर्किल डायग्राम से देखें तो मतलब हाफ द एम्पलीट्यूड से टू द एम्पलीट्यूड, यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। मतलब कि सर्कुलर मोशन वाला कर रहा पार्ट के हिसाब से यहां से यहां आने में, मतलब यहां से यहां जाने में। फिर डायग्राम तो हो गया आपका ए, तो हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा T/6। 360 डिग्री में पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 डिग्री 360 का कितना हिस्सा है, छठवां हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में T/6 सेकेंड। ये हो गया आंसर। दूसरा तरीका यह था कि हम पहले निकाल से, यहाँ तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है T/4। ये निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। इस डायग्राम से, तो फार्मूला से भी आप निकाल सकते थे कि x बराबर a साइन ओमेगा टी, x का मान a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी। तो साइन π/6 बराबर साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी बराबर π/6, तो t बराबर π/6 ओमेगा। तो π/6 ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, मतलब t/2π, तो t/12। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में समय T/12 और यहाँ से जाने लगता है T/4। तो आंसर इज इक्वल टू T/4 माइनस T/12। 3t माइनस t बराबर 2t/12 बराबर T/6। आ जाएगा आंसर। ऐसे भी पहले निकाल लो कि a/2 पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, फिर निकाल लो कि a पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो एक का तो पता ही होता है कि T/4 समय लगता है। तो T/4 a/2 पहुंचने में T/12, बीच में कितना समय लगा होगा। इससे अच्छा तरीका है कि डायग्राम से सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्लेस्ड बाई स्प्रिंग मास सिस्टम। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक मतलब जो घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है उसको हम बोल सकते हैं सेकेंड पेंडुलम। उसको बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, जो क्लॉक का पेंडुलम होता है उसका नाम है सेकेंड पेंडुलम। उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। उसको स्प्रिंग मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। ये 2 सेकेंड टाइम पीरियड किसका है, किसी स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो स्प्रिंग मास सिस्टम वाला का टाइम पीरियड इतना ही होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू π² m/k। के का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो बताइए कि मास का वैल्यू क्या है। तो 1 इज इक्वल टू π² m/0.1, m इज इक्वल टू π² इंटू 0.1, π² m/k। तो m इज इक्वल टू 0.1 बाई π², 0.1/10, 0.01 kg, मतलब लगभग 10 के 10 के बाद। क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम वर्टिकल स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम। एक ब्लॉक मान लें वर्टिकल स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में
इसमें एक ब्लॉक सस्पेंडेड कराया गया। तो मान लीजिए ब्लॉक यहाँ आया, अभी नेचुरल लेंथ से कहाँ चला आया, मेन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम में आ गया। और मास तो लिखा हुआ है नहीं, मान लो कि m किलो का ब्लॉक है, आई फैला x0, तो यहाँ पर बल लगा होगा mg और ऊपर की तरफ बल लगता होगा kx0 और kx0 बराबर mg। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के समय का बहाल है। सो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल्स द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। ये जो एक्सटेंशन जितना हुआ है x0 मतलब mg बाई k किसी सिंपल पेंडुलम का लंबाई है, किसी सिंपल पेंडुलम का लंबाई है। देख लेते हैं सिंपल पेंडुलम का लंबाई है कि नहीं। यदि इस सिंपल पेंडुलम का लंबाई दिखाना है हमको, सो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इक्वल द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम। करें जो x0 mg बाई k आया है किसी सिंपल पेंडुलम का लंबाई है, किस सिंपल पेंडुलम का, जिसका फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड बराबर है, तब ये लंबाई इतना आएगा। तो देखते हैं सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो बराबर है इसके टाइम पीरियड के 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई एल बाई जी इज इक्वल टू एम बाई के। तो एल इज इक्वल टू एम जी बाई के। देख लीजिए सिंपल पेंडुलम का लंबाई कितना है, इसके स्प्रिंग के एक्सटेंशन के बराबर, यदि इसका फ्रीक्वेंसी और सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी बराबर हो, कहने का मतलब दोनों का टाइम पीरियड बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करें ब्लॉक ऑफ मास 0.5 किलोग्राम हैंगिंग फ्रॉम ए वर्टिकल स्प्रिंग। एक ब्लॉक है, मान लो एक ब्लॉक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, इसमें कोई ब्लॉक लटकाया गया 0.5 kg मतलब 5 न्यूटन। यह हो गया आपका इक्विलिब्रियम मतलब मेन पोजीशन, और ये कुछ फैला होगा x0, तो ऊपर एक बल लगता होगा kx0, और kx0 का मान किसके बराबर होगा, 5 इक्विलिब्रियम में। आई सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर से, ये मेन पोजीशन से 0.1 मीटर ऊपर और 0.1 मीटर नीचे। इस तरह से क्या कर रहा है SHF। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया गया, मैक्सिमम स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया गया। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स नहीं, मैक्सिमम फोर्स पूरा लगने वाला फोर्स। तो जब भी ब्लॉक यहाँ होगा, समझिए जब भी ब्लॉक यहाँ होगा, ऐसे से कर रहा है ऐसे चलिए, जब भी ब्लॉक यहाँ नहीं यहाँ होगा, ऐसे तो जाएगा नहीं। तो ये जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा 0.5 kg वाला, तो स्प्रिंग कितना फैलेगा, x0 प्लस 0.1। जब ही ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे कर रहा होगा SHF, तो ये और नीचे क्या होगा 0. 1, तो x0 पहले फैलेगा और 0 और फैलेगा। तब इस समय एकदम स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा कि x0 प्लस 0.1, इतना मैक्सिमम फोर्स इस पर लगेगा। अगर नेट फोर्स पूछता तो इसमें mg को घटाते कि नेट फोर्स बताइए, तो इतना स्प्रिंग के साथ ऊपर लगता, आई तो 5 मिनट यहाँ लगता, तो इतना में इतना घटाते हैं kx0 बराबर mg, kx0 बराबर 5, खाली बचता k गुने 0.1, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन मैक्सिमम फोर्स पूछ रहा है, ये 5 घटाना नहीं, स्प्रिंग के द्वारा इस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स kx0 प्लस 0.1 मतलब kx0 प्लस k इंटू 0.1। kx0 का मान 5, अब k का मान, k का मान किसे निकलेगा, k का मान हो जाएगा हम लोग का कुछ दिया हुआ नहीं है टाइम पीरियड, 11 नंबर सवाल में, हाँ टाइम पीरियड दिया हुआ 0.3
314 सेकेंड। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के बराबर 0.314। तो यहाँ से के का मान निकाला जा सकता है, ये पाई 0.1, तो 4/k 0.25 नहीं 0.5 इक्वल टू 0.0, तो k इज इक्वल टू 2 बटा 0.01 मतलब 200, तो 5 आई 25 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स निकालना था, फाइंड मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो जब स्प्रिंग ज़्यादा खींचा हुआ रहेगा सबसे मैक्सिमम, तो ही ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो मैक्सिमम कितना खिंचाएगा, अपने मेन पोजीशन से भी 0.1 और एम्पलीट्यूड 0.1 है, तो एम्पलीट्यूड कहाँ से होता है, मेन पोजीशन से। तो एम्पलीट्यूड होता है मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना खींचा हुआ है, एक्सटर्नल पहले खींचा हुआ था और 0.1 भी आओ, तो कुल स्प्रिंग खिंचा गया एक्सटर्नल प्लस 0.1, इसका मतलब बल लगा के एक्सटर्नल प्लस 0.1। क्वेश्चन नंबर 12। A body of mass 2 kg suspended through a vertical spring executes simple harmonic motion of period 4 सेकेंड। A body of mass 2 kg, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग कुछ फैला होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k, तो यहाँ एक बल लगता होगा k x नॉट, और k x नॉट का मान होगा 20। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के समय का बात है, और यहाँ से अपना ऊपर नीचे ऐसे चम कर रहा होगा, जिसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। If the oscillations are stopped and the body hangs in equilibrium, अगर ऑसिलेशन नहीं करे और बॉडी सिर्फ लटका हुआ इक्विलिब्रियम में, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी है इस समय इक्विलिब्रियम में, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स नॉट के एक्स नॉट बराबर 20 इंटू एक्स नॉट बराबर हो जाएगा हम लोग का 20/k, तो k का मान यहाँ से 2 पाई अंडर रूट m बाई के बराबर 4 पाई स्क्वायर 2/k इक्वल टू 4। k इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 मतलब 2/पाई स्क्वायर, k इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2, 2 ऊपर पाई स्क्वायर नीचे 10, 2 से 2 40 जो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी, एक स्प्रिंग 5 जूल एनर्जी स्टोर किया है, वेन स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर। जब किसी स्प्रिंग को 25 सेंटीमीटर खींचा गया तब वो 5 जूल एनर्जी स्टोर करता, स्प्रिंग का क्वालिटी है। जब किसी स्प्रिंग को 25 सेंटीमीटर खींचा गया तब वो 5 जूल एनर्जी स्टोर करता, हाफ के एक्स स्क्वायर 25, तो के और 32
यहाँ 5, 160 न्यूटन पर मीटर। इससे के का स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डाटा से। देखो कि स्प्रिंग स्टोर 5 जूल एनर्जी, एक स्प्रिंग 5 जूल एनर्जी तब स्टोर करता है जब उसे 25 सेंटीमीटर खींचते हैं। इससे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल गया। इट इज केप्ट वर्टिकल विद द लोअर लिमिट। जिस स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 160 न्यूटन पर मीटर है, वो वर्टिकल ऐसे रखा हुआ, जिसका नीचे का एंड क्या है, फिक्स है, ऐसा रखा हुआ है। नीचे रखा हुआ ये स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 160 न्यूटन पर मीटर है। तो ए ब्लॉक फर्स्ट टेंडेड टू इट्स अदर एंड मेड टू अंडरगो अ स्मॉल ऑसिलेशन। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पर जब ब्लॉक रखा गया होगा तो इस पर एक वेट लगता होगा mg, और स्प्रिंग धक्का मारता होगा kx0, और kx0 इज इक्वल टू mg। ये हमारा मेन पोजीशन, ये हमारा मेन पोजीशन है, स्प्रिंग दबा होगा, ये हमारा मेन पोजीशन है। इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑसिलेशन ईच सेकेंड, अगर ब्लॉक 5 ऑसिलेशन एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड 1/5। व्हाट इज द मास, मास बताइए। t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्वल टू 1/5। तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के का मान 160 बराबर 1/5। तो 4 पाई स्क्वायर m बटा 160 बराबर 1/25। तो 4 पाई स्क्वायर m बराबर 4/25। तो 13 नंबर सवाल का आंसर आ गया 0.16 kg। मतलब kg में ही आंसर है, तो 0.16 kg। 25 250, 25 तक 150 आ ही जाएगा। 0.16 kg, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16/100, 0.16 kg। इससे कोई लेना देना भी नहीं था, मतलब हम तो क्वेश्चन का एक बेसिक मतलब लेके चलते हैं, जैसा होगा वैसा करेंगे। सवाल इधर नहीं भागा, सवाल कुछ और हो गया। टाइम पीरियड का मान दिया हुआ था, सिर्फ आसान सवाल था, इधर करने से कोई मतलब नहीं। फिर कोचिंग में चूंकि अभी आगे पढ़े नहीं थे कि क्या क्या करवाएगा हमसे, तभी करके जा रहे थे, वैसे तक कुछ इससे भी आगे करवाए हम लोग से, तो नहीं, इधर से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, A small block of mass m is kept on a bigger block of mass capital M, which is attached to a vertical spring of a spring constant k as shown in figure। मान लीजिए स्प्रिंग है ऐसे, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में। किसी ने इस स्प्रिंग पर एक ब्लॉक रख दिया, m मास का ब्लॉक फिक्स कर दिया, अगर छोटा m इस पर और रख दिया, बड़ा m फिक्स है, छोटा m सिर्फ इस पर रखा हुआ है, तो स्प्रिंग थोड़ा सा अपने पोजीशन से नेचुरल लेंथ से थोड़ा नीचे आ गया होगा, और ये बन गया हमारा मेन पोजीशन। तो स्प्रिंग कितना नीचे दबा हुआ होगा, तो m प्लस m इंटू जी बराबर k x0।
इस समीकरण के हिसाब से ही दबा हुआ होगा। इसका वेट दोनों का नीचे काम करता होगा और स्प्रिंग उसको धक्का मारता होगा kx0। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये बात है। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट। ये मेन पोजीशन, ये नेचुरल लेंथ है, ये जो हमारा नेचुरल लेंथ है, जिसमें ब्लॉक रखा गया होगा अपने मेन पोजीशन पर आ गया होगा इक्विलिब्रियम में। द सिस्टम ऑसिलेट्स वर्टिकली, ये सिस्टम वर्टिकली ऑसिलेट्स कर रहा है, मेन पोजीशन से ऊपर जाएगा और मेन पोजीशन से नीचे आएगा। ये तो दिखा रहे हैं उतना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, बात का बात है, प्लस से माइनस कुछ होगा एम्पलीट्यूड। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स बताना है। When it is displaced to x above the equilibrium position, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से x ऊपर है यहाँ है, तब बताइए कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा m पर, यहाँ पर है तब। जब यहाँ पर होगा तो ये पूरा जो सिस्टम है m और m का, इस पर तो तुरंत नीचे काम कर रहा होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ऐसे जब कर रहे हैं पार्टिकल पर हमेशा ऐसे तो मेन पोजीशन की तरफ काम करता है, तो नेट पे ही काम कर रहा होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये पूरा सिस्टम पर नेट एक्सेलेरेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स। इक्विलिब्रियम ये तो बैलेंस होने के बाद, बैलेंस होने के बाद होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेट एक्सेलरेशन है। जब ऊपर जा रहा होगा तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है नेट फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या होता है नेट फोर्स होता है, इसको रिस्टोर करने वाला मेन फोर्स होता है ये। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या है नेट एक्सेलरेशन है, एक पूरा सिस्टम पर का नेट एक्सेलरेशन है। जी वो खत्म होकर के शुरू तो होगा एम जी, एम ये वाला जी और के एक्स नॉट बराबर है यहाँ पर। जब यहाँ से ऊपर जा रहा होगा मेन पोजीशन से एक्स ऊपर होगा, तो मेन पोजीशन से एक्स ऊपर होगा कोई भी पार्टिकल, तो उस पर नेट एक्सेलरेशन कितना काम करता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेट एक्सेलरेशन होता है, नेट है। तो एफ नेट एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए नेट ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एफ नेट एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एम ओमेगा का मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, तो के बाई एम इंटू एक्स, एम के एक्स बाई एम प्लस एम, एम के एक्स बाई एम प्लस एम, ये नेट फोर्स, छोटा एम पर लगने वाला नेट फोर्स। क्योंकि जब कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से एक्स ऊपर होगा तो इसका मतलब उस पार्टिकल पर नेट एक्सेलरेशन कितना काम करता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेट एक्सेलरेशन होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स मास से गुना कर दिए हो गया नेट फोर्स। ऐसा मन में विचार आता है कि एक तो जी यू भी काम कर रहा होगा जी, तो सब जी यू जो काम कर रहा है सब कैंसिल करके ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रेस्टोरिंग है। जब किसी वस्तु को मेन पोजीशन से हल्का खींचते हैं तो इक्विलिब्रियम के पहला फोर्स तो कट जाता है, ये कट जाएगा। अगर पूरा पूरा लिखेंगे तो पूरा पूरा लिखिएगा तो देखिए इसे क्या यहाँ पर क्या लिखिएगा, ये अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से अगर बात किया जाए तो कितना फैला हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट, उस तरह से निकालिएगा तो नेचुरल से कितना फैला हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट तो दबा हुआ था, एक्स नॉट ही दबा हुआ था, अभी हम बोल रहे हैं कि एक्स पर है, इसका मतलब ही अपने नेचुरल लेंथ से कितना फैला हुआ है एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, तो नीचे कितना फोर्स लगता होगा के एक्स माइनस एक्स नॉट, के एक्स माइनस एक्स नॉट और एक और एम जी, तो ये हो जाएगा के
एक्स माइनस के एक्स नॉट माइनस एम जी की जगह एम प्लस एम इंटू जी, एम जी की जगह एम प्लस एम इंटू जी लिखा गया। तो ये तो ऊपर है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर नीचे दबा लेते हैं मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से कितना दबा लें हम, नीचे, नीचे दबा लें। और ये एक्स इधर बोला, क्वेश्चन क्या था कि एक्स ऊपर है, तब बताओ। अगर एक्स नीचे दबा देते तो क्या बोलते कि एक्स नॉट प्लस एक्स, मिस मेन पोजीशन से अगर पार्टिकल को हम, ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से मान लो कि हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालते? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अभी क्या होगा, एम प्लस एम इंटू जी बराबर के एक्स नॉट। अब इस, समझिए तो, अब इस मेन पोजीशन से अगर हम इसको कितना दबा देते हैं, एक्स, तो कितना स्प्रिंग पूरा दबता, एक्स नॉट प्लस एक्स, तो ऊपर बल कितना लगता, एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स और माइनस एम प्लस एम इंटू जी। ये होता कि नहीं, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स होता। जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो स्प्रिंग अब एक्स नॉट नहीं, एक्स नॉट प्लस एक्स दबा हुआ रहेगा, तो धक्का मारेगा के एक्स नॉट प्लस एक्स, के हो गया। जब ये एक्स नॉट के बाद एक्स और दबाएंगे, मेन पोजीशन से कोई एक्स हल्का सा दबा के छोड़ेगा, जब दबाएगा तो एक्स नॉट प्लस एक्स दब गया, तो फोर्स लाएगा स्प्रिंग के एक्स नॉट प्लस एक्स, और एक बल लेगा नीचे माइनस एम प्लस एम इंटू जी, नेट फोर्स है जो ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ से चलिएगा तो आ जाएगा के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम प्लस एम इंटू जी, और एम प्लस एम इंटू जी से के एक्स घटेगा तो कितना आएगा फिर के एक्स। इतना फोर्स लगा हम लोग का नेट ऊपर की ओर, एक्स पर है तब। तो जब ये मेन पोजीशन से इधर होगा तो लगेगा नीचे की ओर, क्योंकि हमेशा तो नेट फोर्स किधर लगता है, मेन पोजीशन की तरफ। तो अगर यहाँ पर हम बोले एफ नेट बराबर के एक्स, तो ए नेट बराबर एम प्लस एम, यहाँ एम प्लस एम, ये फोर्स आ गया के एक्स। देखिए एम प्लस एम तो साथ साथ है, तो ए बराबर के एक्स बटा एम प्लस एम, लेकिन हमें निकालना है फोर्स सिर्फ एम पर। तो अगर एम पर सिर्फ निकालना है तो फोर्स, नेट फोर्स ऑन एम बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, के एक्स बटा एम प्लस एम, तो आ जाएगा एम के एक्स बटा एम प्लस एम। ये हम लोग का नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स। मेन पोजीशन से एक्स ऊपर है या मेन पोजीशन से एक्स नीचे है, बस अंतर इतना ही क्या है कि ऊपर रहेगा तो नेट फोर्स नीचे, और नीचे रहेगा तो नेट फोर्स ऊपर लगेगा। सवाल कहाँ का है कि यहाँ का है। क्वेश्चन में लिखा कि मेन पोजीशन से एक्स ऊपर है, मतलब कि जो नेट फोर्स है कहाँ लग रहा होगा, नीचे, टुवार्ड्स मेन पोजीशन। अब सवाल यह है इसमें कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन। नॉर्मल फोर्स बताओ, इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स, इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो ब्लॉक तो एम पर रखा हुआ है, समझो कि एम आई बस तो कहाँ जा रहा है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एम ब्लॉक बड़ा एम पर रखा हुआ है, अब पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेशन कहाँ काम कर रहा है, नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा सिस्टम माइनस ए से ऊपर जा रहा है, माइनस ए से ऊपर जा रहा है। ये जो ए आएगा, बस नीचे लेंगे तो ऊपर ए मानेंगे, ऊपर लेंगे तो नीचे ए मानेंगे। तो ये जो है ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम, कितना से, माइनस ए से। इसका मतलब एम पर जो स्यूडो, इसको लिफ्ट समझो, इसको ब्लॉक समझो, इस लिफ्ट पर ही ब्लॉक जा रहा है, लिफ्ट जा रहा है ऊपर माइनस ए से, तो इस पर काम करेगा नीचे माइनस ए, नीचे काम करेगा माइनस ए, तो इस पर कितना बल रहेगा, एवं हो जाएगा एम जी, आएगा हो जाएगा एम माइनस ए। इस एम के ग्राम पर एक लगेगा एम जी, अब पूरा सिस्टम जा रहा है माइनस ए से ऊपर, जिस पर स्यूडो फोर्स एम इंटू माइनस ए नीचे, तब आ जाएगा हम लोग का एम जी माइनस एम ए के जगह एम के एक्स बटा एम प्लस एम। तो
उसी तरह से आंसर दिया होगा एम जी माइनस एम ए का मान आया हुआ है, यही तो है एम के एक्स बटा एम प्लस एम। इन टेंशन ऑफ मोशन का लिफ्ट वाला सवाल जैसा होगा। बड़ा एम को लिफ्ट समझो, उस पर छोटा एम रखा हुआ है, तो ये सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर माइनस ए से, चूंकि ए नीचे काम कर रहा है ना, तो बोलेंगे माइनस ए से ऊपर जा रहा है, तो इस पर काम करेगा माइनस ए नीचे, तो एम जी प्लस एम माइनस ए, नॉर्मल एक्शन बराबर एम जी प्लस एम माइनस ए, ये जा रहा है ऊपर, तो इस पर नीचे एम माइनस ए, तो एम जी माइनस एम का मान पाया था एम के एक्स बटा एम प्लस एम। 3 नंबर सवाल इसमें है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड व्हिच कैन टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर, मतलब दोनों साथ साथ चले, इसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताओ। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं दो तरीका से। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या, ये जो ए नेट है, ए नेट कितना के एक्स बटा एम प्लस है, दोनों तरफ से ए नेट का मान मैक्सिमम कहाँ होगा, सबसे किनारे में, कितना होगा के ए बटा एम प्लस एम, के ए बटा एम प्लस एम। जब ये पार्ट की सबसे मैक्सिमम किनारे पर होगा, यहाँ पर होगा, तो सबसे ज़्यादा इससे काम करेगा, और कितना काम करेगा, इतना। लेकिन ये वाला वैल्यू जी से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी से ज़्यादा बड़ा होगा तो कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, मतलब लेस देन इक्वल टू जी। तो ए लेस देन इक्वल टू जी एम प्लस एम बाई के, जी एम प्लस एम बाई के, जी एम प्लस एम बाई के, ऐसे निकाल सकते हैं, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अभी क्या निकाले हम लोग, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टेक्ट नहीं छोड़े, इसका मतलब एन लेस देन इक्वल टू जी, कॉन्टेक्ट नहीं छोड़े, इसका मतलब एन लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एन बराबर जीरो सॉल्व करो, एन बराबर जीरो सॉल्व करो, एम से एम कटेगा, एक्स का मान आ जाएगा एम प्लस एम इंटू जी बाई के, एम प्लस एम इंटू जी बाई के। एक्स का मान मतलब मेन पोजिशन से दूरी, कि मेन पोजिशन से मैक्सिमम दूरी उतना होगा, एम प्लस एम इंटू जी बटा के। एम बराबर जीरो कर लीजिए यहाँ पर, एम बराबर जीरो मैंने कॉन्टेक्ट छोड़ने वाला है, तो इसका मान कितना आएगा, एम प्लस एम इंटू जी बाई के, मैंने इसका मान उतना रहेगा तो कॉन्टेक्ट छोड़ने वाला है, मतलब इसका मैक्सिमम मान उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा होगा तो कॉन्टेक्ट छोड़ देगा। तो ऐसे कह सकता है एम प्लस एम इंटू जी बाई के। यह क्वेश्चन नंबर आपका 14।